नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। वो टॉपिक हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें आने की जो है वो संभावना होती है और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से निकल के आते हैं उनको जो है मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ इम्पोर्टेंट बता के, तो आप उनको अलग से जो है वो डायरी में लिख लीजिए। आज की जो हमारे पास में क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों लिथियम ड्रग्स। लिथियम ड्रग्स जो है वो हमारे पास में छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अलग लगा होगा क्योंकि लिथियम ड्रग्स को बहुत सारी जगह जो है वो नहीं पढ़ा जाता। इवन ट्रेनिंग के टाइम पे भी जो है वो इसको नॉर्मली छोटी चीज समझ के जो है वो स्किप कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हम किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक को जो है वो स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि कल को आप एग्जाम में बैठो और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने जो है वो ये टॉपिक करवाया नहीं है या ये सर ने जो है वो इस टॉपिक में से ये चीज नहीं बताई है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हर टॉपिक को जो हम लेंगे, आज हम जो है वो हमारे पास में आधे से ज्यादा सफर तय कर चुके हैं। आधे से ज्यादा सफर इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि हमने बोला था कि हम पूरे 365 टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि 1 जनवरी 2025 से हमने जो है वो टॉपिक की स्टार्टिंग की थी और हमने वादा किया था कि किस तरीके से हम जो है वो रोज एक टॉपिक करेंगे। देन उसके बाद जो है वो पूरे 31 दिसंबर तक जो है वो हम टॉपिक लेते चलेंगे। पूरे 365 टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अभी हमारे पास में 200 से ज़्यादा, अभी हमारे पास में आज की क्लास 205 नंबर की क्लास है। उतने टॉपिक जो है वो हो चुके हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी में सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप इनके कंटिन्यू जो है वो नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आपकी एग्जाम लगेगी और एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है, तो रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे जो है वो हमारे पास में इतना समय नहीं रहता है कि हर चीज को हम जो है वो डिटेल से पढ़ सकें। तो उस टाइम पे हमारे पास में एक ही चीज है कि जो हमारे नोट्स बनाए हुए हैं या हमने कुछ कोड वर्ड में कोई चीज लिख रखी है उसको हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिना नोट्स के जो आप पढ़ोगे तो 5 दिन में जितना पढ़ोगे उतना आप एक दिन में जो है वो खुद के नोट्स से जो है वो पढ़ सकते हो। तो आप इसके कंटिन्यू नोट्स बनाइए। पूरे 365 टॉपिक होंगे, पूरी बुकलेट आपके पास में तैयार हो जाएगी और कभी भी कोई भी चीज की दिक्कत आएगी तो बिल्कुल इंडेक्स देख के आप देख सकते हो और उस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर सकते हो। क्लियर है? तो इसी कड़ी में हम लेते हैं आज की क्लास, दैट इज कॉल्ड लिथियम ड्रग्स। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि लिथियम जो है वो हमारे पास में किस तरीके से कैसे क्या होता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हमारे पास में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो तीसरे नंबर का जो मॉलिक्यूल आता है वही हमारे पास में आता है दोस्तों लिथियम। और ये लिथियम जो है वो किस तरीके से काम में आता है, तो दोस्तों कुछ दिनों पहले जो है मैंने एक क्लास ली थी बुलेट सीरीज के अंदर, दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर लिया था। ठीक है, उस बायोपोलर डिसऑर्डर में जो है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो एक साइकेट्रिक टॉपिक है जिसके अंदर दो अलग अलग तरीके से जो है वो चीजें निकल के आती है। दो अलग अलग तरीके से चीजें कौन सी? एक होता है उसमें हमारे पास में मेनिया और एक होता है हमारे पास में डिप्रेशन। यानी कि डिप्रेशन और मेनिया दोनों कंडीशन जो है वो हमारे पास में अल्टरनेट तरीके से निकल के आती है। कभी जो है वो हमारे पास में मेनिया होगा, कभी जो है वो हमारे पास में डिप्रेशन होगा। तो जो बाइपोलर वाली कंडीशन है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम जो है वो कुछ ड्रग्स देते हैं और वो ड्रग्स हो गए हमारे पास में दोस्तों लिथियम। क्लियर है? तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों इसकी बेसिकली थेराप्यूटिक डोज पे क्वेश्चन आते हैं, देन इसके इंडिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, देन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, देन इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। यहां से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। इन सबको हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन, कि लिथियम का जो है वो हमारे पास में इंट्रोडक्शन जो है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग क्लासेज की। ड्रग क्लासेज इन द सेंस कि कौन सी कैटेगरी में जो है वो इसको डाला गया है। भाई अलग अलग क्लासेज होती है, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, तो एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, देन उसके बाद जो है वो पिप्रासिलिन है, देन अमोक्सिसिलिन है, देन हमारे पास में अर्टापिनम है, मेरोपिनम है, ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास में एंटीबायोटिक है। ऐसे एंटीपायरेटिक कैटेगरी होती है जिसमें हमारे पास में जो है वो फीवर को रिड्यूस करने वाली होती है,
ऐसे जो है हमारे पास में एंटी एपिलेटिक ड्रग्स होती है जो कि सीजर डिसऑर्डर को कंट्रोल करती है। तो वो अलग अलग क्लास होती है। तो ये जो है वो किस क्लास के अंदर आती है? ये आती है हमारे पास में मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर का क्या मतलब हो गया? यानी कि ये उस कैटेगरी में आती है जहां पे हमें मूड को जो है वो स्टेबल करना है। ठीक है, यानी कि जब हमारा मूड अप डाउन होगा, ठीक है, मूड खराब होगा, मूड जो है वो हमारे पास में अलग तरीके से एक्ट करेगा, उस कंडीशन में हम जो है वो लिथियम ड्रग्स काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मूड स्टेबलाइजर। जेनरिक नेम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जेनरिक नेम क्या होता है? ठीक है, तो जेनरिक नेम होता है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, जेनरिक नेम कैसे दोस्तों कि एक होता है हमारे पास में ट्रेड नेम और एक होता है जेनरिक नेम। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है टूथपेस्ट, आपने नाम सुना होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट क्या होता है? जो हमारे टूथ को जो है वो क्लीन करने वाला है, वो हो गया हमारे पास में टूथपेस्ट। अब वो टूथपेस्ट हमारे पास में पेप्सोडेंट भी है, एंकर भी है, पतंजलि का भी है, सेंसोडाइन भी है, ठीक है, क्लोजअप भी है, ठीक है, डाबर का भी है, ऐसे बहुत सारे जो है वो पर है क्या चीज दोस्तों? टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट है वो हो गया जेनरिक नेम। अब अलग अलग कंपनियों ने निकाला, वो हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ट्रेड नेम। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों, जैसे आता है हमारे पास में, अगर हम बात करें कि क्रोसिन, ठीक है, देन उसके बाद आ गया हमारे पास में क्रोसिन हो गया, देन उसके बाद डाइक्लोइन प्लस हो गया, देन उसके बाद में जो है वो आईबीजीसी हो गया। इन सबको देखे तो इनमें चीज तो एक ही मिली आती है, चाहे कॉम्बिफ्लोम हो, चाहे आइबोजेसिक हो, चाहे कोई सा भी हो, चीजें इनमें एक ही मिली आती है, दैट इज कॉल्ड सोडियम डाइक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल। ठीक है, अब जो जो पर्सन अपने अपने कंपनी का बनाएगा उस हिसाब से नाम रखेगा। अब जैसे मान लो क्रोसिन है, तो मैंने मेरी कंपनी बनाई, मैंने ट्रोसिन नाम लिख दिया, ट्रोसिन नाम रख दिया। जो तो ट्रोसिन है वो तो है हमारे पास में ट्रेड नेम, कंपनी का नेम, लेकिन उसके अंदर क्या चीज है? उसके अंदर वही चीज है जो कॉम्बिफ्लोम में थी, वही चीज है जो डाइक्लोइन प्लस में थी, वही चीज है जो डीकोल टोटल में थी। ठीक है, यानी कि वो हो गया जेनरिक नेम। तो क्लास कोई सी भी हो सकती है, ट्रेड नेम कोई सा भी हो सकता है, जेनरिक नेम होते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड लिथियम कार्बोनेट जो है वो होता है। ट्रेड नेम की बात करें, ट्रेड नेम मतलब कंपनी का जैसा नेम। ठीक है, तो दोस्तों लिथो बिड के नाम से आती है, देन एस्कालिथ के नाम से आती है, देन पेरिडेल के नाम से आती है, देन कार्बोलिथ के नाम से आती है। तो ये हमारे पास में ट्रेड नेम हो गए। ट्रेड नेम इन द सेंस कंपनी के जो नाम होते हैं वो हो गए ट्रेड नेम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लिथियम इज ए साइको एक्टिव ड्रग्स। क्या है दोस्तों? साइको एक्टिव ड्रग्स है। साइकोसिस है उसको एक्टिव करने वाली जो है वो ड्रग्स है, एंड प्राइमरीली यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट मूड डिसऑर्डर। बेसिकली जो है वो इसका यूज किया किस में किया जाता है दोस्तों? मूड डिसऑर्डर में। मतलब मूड जब, जैसे मान लो मूड बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाए या मूड बहुत डिप्रेस हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है बेसिकली काम में लिया जाता है। तो लिथियम जो है वो एक साइको एक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, और ये प्राइमरीली जो है वो यूज की जाती है मूड डिसऑर्डर में, स्पेशली बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, और बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं उसके हिंट दूंगा दोस्तों। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है हमारे पास में कि या तो जो है मूड बहुत ज्यादा हैप्पी हो, ठीक है, या मूड बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस हो, यानी कि मेनिया और डिप्रेशन कंडीशन, इनको हम बोलते हैं दोस्तों बाइपोलर डिसऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। भाई हमने ये तो कह दिया कि ये जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों? बाइपोलर डिसऑर्डर में काम में आती है। ठीक है, यानी कि मेनिया डिप्रेशन वाली कंडीशन में जो है वो काम में आती है। तो मैकेनिज्म क्या है इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों मैकेनिज्म हमारे पास में मॉड्यूलेट न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों? जो भी हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है उसको मॉड्यूलेट करती है। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हो गए दोस्तों? डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नोरएपिनेफ्रिन हो गया, ये सारे के सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको मॉड्यूलेट करती है। ठीक है, और मॉड्यूलेट क्या करेगी दोस्तों? ये करेगी स्टेबलाइज न्यूरल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो हमारे पास में न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल है उसको स्टेबल करेगी। स्टेबल मतलब न तो बहुत ज्यादा बढ़ने देगी ताकि मेनिया की कंडीशन हो, और न बहुत ज्यादा घटने देगी ताकि डिप्रेशन की कंडीशन हो। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या कहा था हमने? बाइपोलर डिसऑर्डर कहा था। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में एक बार मेनिया होगा, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा, और एक बार जो हो डिप्रेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों डिप्रेशन। ठीक है, तो मेनिया डिप्रेशन में जो है वो काम में आता है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो नर्व है, जिसे हमारे पास में जो है वो नर्व है, ठीक है, ये न, ये नर्व है, ये इसके जो है वो एक्सोन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नर्व के इंपल्स आते हैं,
ठीक है। तो ये जो नर्व के इम्पल्स आते हैं उनको जो है वो स्टेबल करेंगे, न तो बहुत ज्यादा बढ़ने देंगे ताकि मेनिया की कंडीशन आए, और न ही जो है वो इनको बहुत ज्यादा घटने देंगे यानी कि डिप्रेशन की कंडीशन आए। तो इन चीजों में जो है वो हमारे पास में ये बेसिकली जो है न्यूरल मेम्ब्रेन को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट, इनहिबिट इंस्टॉल मोनोफोस्फेट, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, जो मोनोफोस्फेट है ये बेसिकली जो है वो मैसेंजर का काम करता है, उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसको जो है वो इनहिबिट करता है। अब मैसेंजर का काम करना मतलब चीजें जो है वो एक दूसरे को चीजें को दे रहा है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मैसेंजर। तो ये बेसिकली जो है वो मैसेंजर सिस्टम को जो है वो अफेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड, उसको इनहिबिट करता है। एंड देन अल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो अल्टर्स करता है जीन एक्सप्रेशन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी को। कुल मिला के आपको यही करना है कि दोस्तों जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है और जो नर्व इंपल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है या बहुत ज्यादा कम होती है बाइपोलर डिसऑर्डर में, तो उसको जो है बेसिकली कंट्रोल करने का जो है वो कार्य करता है। ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कौन कौन सी चीजों में जो है वो हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पास में चीजें हैं कि लिथियम को हम कहाँ कहाँ काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाता है हमारे पास में बाइपोलर डिसऑर्डर में, यानी कि इसका यूज जो है वो हम बाइपोलर डिसऑर्डर में करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इन द सेंस कि मेनिया और डिप्रेशन कंडीशन में जो है वो इसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स है और ये एग्जाम में काफी बार भी पूछा गया है, ठीक है, कि लिथियम जो है या फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो कौन सी होती है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है हमारे पास में लिथियम, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर एक्यूट मेनिया एंड मेंटेनेंस थेरेपी टू प्रिवेंट मैनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड्स। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में या हम कहें कि एक्यूट मेनिया की कंडीशन में जो है वो हमारे पास में लिथियम जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती है। सेकंड आता है हमारे पास में सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में भी जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, लिथियम को काम में लेते हैं। सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर इन द सेंस जैसे कि यूज एडजस्टेंट एंड एंटीसाइकोटिक, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के रूप में भी जो है वो इसको काम में लिया जाता है। तो ये हो गया सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज का रिफ्रैक्टरी यूनिपोलर डिप्रेशन। रिफ्रैक्टिव यूनिपोलर डिप्रेशन का मतलब हो गया कि कई बार क्लाइंट जो है वो हमारे पास में दोस्तों डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो इसको काम में लेते हैं, ठीक है। यानी कि ऑगमेंटेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इन रेजिस्टेंस केसेज में। देन क्लस्टर हेडेक, बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास में अगर मान लो हेडेक रहता है, ठीक है, हर दूसरे दिन या हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे पास में जो है वो हेडेक रहता है, उसके अंदर हम जो है वो लिथियम काम में ले सकते हैं। एंड एग्रेसिव बिहेवियर एंड इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जहां पे बंदा जो है वो खुद के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता, अग्रेसिव बिहेवियर होगा। कई कई बार जो है वो देखते होंगे कि कोई क्लाइंट गुस्से में आ जाता है तो बहुत ज्यादा जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, या खुद के इंपल्स को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अग्रेसिव बिहेवियर या इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस कंडीशन में भी हम जो है वो लिथियम ले सकते हैं या लिथियम का जो है वो यूज लिया जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कुछ कंडीशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर में हम काम में लेते हैं, देन सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में हम काम में लेते हैं, देन रिफ्रैक्टिव यूनिपोलर डिप्रेशन में हम काम में लेते हैं, क्लस्टर हेडेक में काम में लेते हैं, और अग्रेसिव बिहेवियर के अंदर जो हम काम में लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया कि कौन सी कंडीशन के अंदर जो है हम लिथियम ड्रग्स को काम में नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हम लिथियम ड्रग्स को जो है वो काम में नहीं ले सकते। तो पहला आ गया हमारे पास में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इन कंडीशन में तो जो हम बिल्कुल काम में नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन आएगी उसमें तो बिल्कुल नहीं लेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब इस कंडीशन में भी जो है वो काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो वन बाय वन करके चलते हैं, देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है हमारे बॉडी में जिस कंडीशन में हम जो है वो लिथियम नहीं ले सकते। तो पहली चीज है दोस्तों प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्यों नहीं ले सकते दोस्तों, ये टेट्रोजेनिक होती है। टेट्रोजेनिक का मतलब हो गया हमारे पास में कि ये जो है वो अगर हम लेंगे तो प्लेसेंटा के होते हुए जो है बच्चों में जा सकती है और बच्चों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेट्रोजेनिक, ठीक है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी कंडीशन में लिथियम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि अगर उस कंडीशन में हम लेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारे पास में एशबी10 एनोमलीज फीटस के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा,
ठीक है। और ये sp10 एनुअलाइज भी जो है वो हमने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीनल इंपेयरमेंट। रीनल इंपेयरमेंट की बात करें तो दोस्तों लिथियम जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो है वो किडनी के द्वारा ही बाहर निकलती है। अगर बॉडी में लिथियम रहेगा तो बहुत डेंजरस साइन है, ठीक है। बॉडी में लिथियम जो है वो ज्यादा डेंजरस साइन है। तो लिथियम जो है वो बेसिकली हमारे पास में किडनी के द्वारा बाहर निकला जाता है। तो अगर किसी क्लाइंट को रीनल इंपेयरमेंट है, रीनल इंपेयरमेंट इन द सेंस किडनी सही तरीके से जो है वो कार्य नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में रीनल सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों दैट का लिथियम का यूज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो जो लिथियम है वो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। लिथियम बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, देन उसके बाद जो है हमारे पास में हार्मफुल इफेक्ट दर्शाएगा। नेक्स्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन एंड सोडियम डिप्लीटेशन, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन रहेगा या सोडियम डिप्लीटेशन रहेगा, सोडियम जो है वो बॉडी के अंदर रहेगा, उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास में बेसिकली क्या करती है, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आपने देखा था कि ये जो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, या जो इंपल्स है उसको स्लो करती है। और हाइपोथायराइडिज्म में ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर या बीएमआर जो है वो कम होती है। तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हम जो है वो इसको काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट, कार्डियक डिजीज, स्पेशली सिक्स साइनस सिंड्रोम, ठीक है। सिक्स साइनस सिंड्रोम के अंदर भी जो है वो हम इसको काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके अंदर हम लिथियम ड्रग्स को काम में नहीं ले सकते, और ये हमारे पास में एब्सोल्यूट कंडीशन आती है, मतलब इन कंडीशन में तो लेंगे ही लेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द सेंस कि जांच पड़ताल के बाद में या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास में पहली चीज आती है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कॉन्कम्बेंट यूज ऑफ डायूरिटिक्स, ठीक है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, ठीक ब्रेस्ट फीडिंग में भी हम जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क के द्वारा जो है बच्चे में ये इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग में, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है कि अब हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है तो हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कनकम्पिटेंट यूज ऑफ डायूरिटिक, जैसे कि NSAID, ACE इनहिबिटर, इंक्रीज लिथियम लेवल, ठीक है। इस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं, ACE इनहिबिटर या NSAID यूजेज में इनमें हम जो है वो दोस्तों लिथियम ड्रग्स जो है वो काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है लिथियम टॉक्सिसिटी। अगर हमारी बॉडी के अंदर लिथियम ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं दोस्तों लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाता है। थेराप्यूटिक रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी थेराप्यूटिक रेंज आती है हमारे पास में 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया है कि लिथियम का जो है वो थेराप्यूटिक वैल्यू कितनी होती है। थेराप्यूटिक होती है 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट। जैसे हमारे पास में क्रेटिनिन का होता है, ठीक है, क्रेटिनिन का बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। क्रेटिनिन का होता है, क्रेटिनिन का भी होता है 0.6 से लेके 1.2, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, क्रेटिनिन का होता है mg पर dl, मिलीग्राम पर dl, यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर dl होती है क्रेटिनिन की, लेकिन इसकी जो है वो हमारे पास में होती है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, कहीं जल्दबाजी में। और एग्जाम में देखो क्वेश्चन भी किस तरीके से आता है, 2 या 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे, उसमें लिखा हुआ है थेराप्यूटिक रेंज ऑफ लिथियम लेवल, या लिथियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन यही दिया हुआ 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, 0.6 से लेके 1.2 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है 0.6 से लेके 1.2 माइक्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोग्राम, या इसमें सॉरी इसमें दिया गया है ग्राम परसेंटेज, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो चीजें सेम है। ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि यहाँ पे आप जो है वो चीजें देखिए, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो इसकी मेंटेनेंस डोज होती है। देन अगर ये मान लीजिए हमारे पास में लिथियम बॉडी के अंदर ही रहे, किसी भी कारणवश, या तो आपने डोज ज्यादा ले ली है या वो बॉडी से हमारे पास में बाहर नहीं निकली है, तो अगर ये 1.5 मिली इक्विवेलेंट
लीटर से ऊपर पहुंच जाएगा और बहुत कम रेंज में, तो ये टॉक्सिक हो जाता है। ठीक है, 1.5 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर हो जाएगा और बिल्कुल माइन्यूट मात्रा। मिली इक्विवेलेंट का मतलब समझो, पूरी बॉडी में अगर एक भी बूंद आ गई है तो वो मिली इक्विवेलेंट को बढ़ा देती है। ठीक है, तो 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा, उसको हम कहेंगे दोस्तों टॉक्सिक। और लास्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये दोस्तों हमारे पास में लाइफ थ्रेटनिंग होता है। 2.5 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर हमारे पास में अगर लिथियम का लेवल पहुंच गया तो दोस्तों वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसमें क्लाइंट को बचाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंडीशंस है जो कि देखने को मिलती है लिथियम टॉक्सिसिटी में। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी। साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के, जो है वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, उनको वन बाय वन करके लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये साइन सिम्टम्स कब प्रोड्यूस होंगे? साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस हो गए 1.5 तक तो हमारे पास में नॉर्मल है, यानी कि 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक तो हमारे पास में दोस्तों नॉर्मल है। ठीक है, ये तो हमारे पास में नॉर्मल रेंज है। अब उसके बाद में बढ़ेगी लिथियम की वैल्यू। ठीक है, अब वो वैल्यू बढ़ेगी तो किस पे कितना कितना हो जाएगा? तो अगर हमारे पास में माइल्ड टॉक्सिसिटी होगी, मतलब लेवल जो है वो 1.5 से लेके, ठीक है, 1.5 से लेके 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में अगर मॉडरेट लेवल पे हो जाएगा, यानी कि लिथियम टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे पास में 2 से लेके 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से हो जाएगा, तो क्या दिक्कत आएगी। नेक्स्ट आता है सीवियर। सीवियर मतलब इन द सेंस हमारे पास में लाइफ थ्रेटनिंग, और वो होता है 2.5 से ज्यादा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो चीज ऊपर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आ गया दोस्तों माइल्ड टॉक्सिसिटी में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो माइल्ड टॉक्सिसिटी में जो है वो जनरल साइन देखने को मिलेंगे। जनरल साइन इन द सेंस नोजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हमें देखने को मिलेगा, हल्के फुल्के ट्रिमर्स देखने को मिलेगा, एंड पोलीयूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। पोलीयूरिया क्या होता है दोस्तों? पोलीयूरिया था इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ठीक है, और वो बेसिकली जो है वो 3 लीटर से ऊपर जो भी हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास में 3 लीटर से पर डे से जो भी ऊपर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में ये हो गया माइल्ड टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट आता है मॉडरेट टॉक्सिसिटी की। अगर हम बात करें तो दोस्तों मॉडरेट टॉक्सिसिटी में होता है अटेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि मसल्स का मूवमेंट जो है वो नहीं होगा, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, स्लर्ड स्पीच आ जाएगी। स्लर्ड स्पीच यानी कि बोलने में जो है वो लड़खड़ाने लग जाएगा, जो भी हम बात करते हैं उसमें जो है वो लड़खड़ाने लग जाएगा, एंड मसल्स ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी, मसल जो है वो ट्विस्ट होना चालू कर देगी। ये होता है हमारे पास में मॉडरेट टॉक्सिसिटी में देखने को मिलेगा। सीवियर यानी हमारे पास में अगर लिथियम का लेवल जो है वो 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज्यादा हो जाएगा, उसको हम कहते हैं दोस्तों सीवियर। तो सीवियर की बात करें तो इसमें सीजर्स देखने को मिलेंगे, देन रीनल फेलियर देखने को मिलेगा, देन कोमा देखने को मिलेगा, और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो तीनों कंडीशन में दे दिया, माइल्ड टॉक्सिसिटी में क्या होता है, मॉडरेट टॉक्सिसिटी में क्या होगा, और सीवियर टॉक्सिसिटी में जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। लिथियम के जो है वो साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं उनको हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, देन उसके बाद स्पेसिफिक लेंगे। ठीक है, तो कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, जो भी क्लाइंट लिथियम ले रहा है तो उसके अंदर क्या क्या जो है वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसको हम ले लेंगे। तो कॉमन में आता है हमारे पास में दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ट्रिमर, ऑफकोर्स ट्रिमर आएंगे, देन उसके बाद पोलीयूरिया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें हमारे पास में यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा। पोलीडिस्पेसिया, पोलीडिस्पेसिया इन द सेंस हमारे पास में जो है वो इंक्रीज थ्रस्टी, इंक्रीज थ्रस्टी। ठीक है, ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी, इंक्रीज थ्रस्टी एंड पोलीयूरिया। ठीक है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। तो पोलीयूरिया देखने को मिलेगा एंड पोलीडिस्पेसिया देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली ड्यू टू नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, जैसे हमारे पास में नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस था, 2 डायबिटीज थे, अभी हमने कुछ दिन पहले ही जो है वो
193 नंबर की जो क्लास ली थी वो लिया था डायबिटीज इंसिपिडस। वहां पे मैंने आपको सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक दोनों बताया था। सेंट्रल में तो हमारे पास में क्या था, सेंट्रल में तो था हमारे पास में कि एडीएच जो है वो हमारे पास में कम सीक्रेट हो रहा था। अब पूरी डिटेल में यहाँ पे नहीं देखूंगा, पूरी डिजीज के बारे में जो है मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मेन कॉमन चीज बताऊंगा। और कॉमन चीज क्या है, सेंट्रल वाले में तो क्या था दोस्तों हमारे पास में कि एडीएच जो है वो कम सीक्रेट हो रहा था, ठीक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज मेलाइटिस में क्या, एनसीपीडिस में क्या था कि एडीएच तो सही सीक्रेट हो रहा था, लेकिन जो हमारे पास में नेफ्रॉन्स थे वो प्रॉपर उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। देन उसके बाद नोजिया एंड जीआई अपसेट, ये हो सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वेट गेन जो है वो देखने को मिलेगा। देन हाइपोथायरिज्म, वेट गेन और हाइपोथायरिज्म दोनों जो है वो सिमिलर चीजें, कौन से, क्यों, क्योंकि दोस्तों हाइपोथायरिज्म के अंदर क्या होता है, बीएमआर, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज होगी तो जो हमारे पास में जो फैट है, जो डिपोजिशन हो रही है, या जो भी चीज हम खा रहे हैं उसका पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा, पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा तो सारी की सारी चीजें जो है वो अंदर ही जम जाएगी, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन होता है कि बीएमआर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। तो दोस्तों बीएमआर अगर डिक्रीज हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना वेट जो है वो गेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास में चीजें अंदर बची हुई है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो नहीं हो पाता। बीएमआर इंक्रीज होगी तो वेट लॉस होगा, ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। देन हमें एक ने देखने को मिल सकता है, रेसेज देखने को मिलेगा, एंड कॉग्निटिव डलिंग, ठीक है, बिल्कुल डल जैसा जो है वो शरीर होगा। ऑफ कोर्स हाइपोथायरिज्म है या बीएमआर डिक्रीज हो गई तो ये सारी सिम्टम जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये है हमारे पास में कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम। और वैसे भी जो है वो आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, देखो इन सब चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज का पता होना चाहिए कि लिथियम क्या कर रही है। एन केन प्रकार जो हमारे पास में न्यूरो थे और जो इंपल्स थे उनको डिक्रीज कर रही है, वही तो कर रही है, और जो बहुत ज्यादा डिक्रीज है उनको थोड़ा सा इंक्रीज कर रही है। तो कुल मिला के तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास में डलिंग है, देन हाइपोथायरिज्म है, ये सारे जो है वो डिक्रीज करने के ही साइन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में लॉन्ग टर्म में, ठीक है, ये तो था हमारे पास में कॉमन साइड इफेक्ट कौन से होते हैं जो उसी टाइम पे हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म, मतलब बाद में जो है वो कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट आता है किडनी डैमेज, ठीक, अगर आपके पास में लिथियम जो है वो आप ले रहे हो, ठीक है, तो लिथियम का जो है वो हमारे पास में एक साइड इफेक्ट ये भी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड किडनी डैमेज। नेक्स्ट थायराइड डिसफंक्शन, ठीक है, थायराइड डिसफंक्शन जो है देखने को मिलेगा, यानी कि हाइपोथायरिज्म और गोइटर, ये ऑलरेडी हमने जस्ट इस वाले में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरिडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरिडिज्म भी देखने को मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन है वो इंक्रीज मिलेगा आपको, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से जो है वो हमारे पास में थायरॉक्सिन और ट्राईहाइड्रोथायरॉक्सिन सीक्रेट होते हैं, उसी के पीछे जो है वो हमारे पास में 4 छोटी छोटी जो है वो डॉट के रूप में जो है वो ग्लैंड होती है, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, और उससे जो है वो हार्मोन निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, और वो पैराथायराइड हार्मोन अगर इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं हाइपर पैराथायरिडिज्म। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मॉनिटर रिक्वायर, जो भी क्लाइंट लिथियम ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, या जिस क्लाइंट को जो है वो लिथियम चल रही है, जिस पेशेंट को लिथियम चल रही है, तो उसमें हमें किस किस चीज का जो है वो मॉनिटरिंग जरूरी है। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो क्लाइंट, ठीक है, जो भी क्लाइंट हो वो हमारे पास में जो है वो लिथियम ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, तो लिथियम ड्रग्स ले रहा है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें या क्या क्या चीजें जो है वो देखने की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें जो है वो मॉनिटर करने की जरूरत होती है, ठीक है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने की जरूरत है, और कितने इंटरवल के बाद हम देखेंगे या कितने इंटरवल पे हम जो है वो देखते हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ ही जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सीरम लिथियम लेवल। ऑफ कोर्स जब हम लिथियम दे रहे हैं तो लिथियम लेवल तो चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है, तो लिथियम लेवल कब चेक किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है हमारे पास में वीकली एंड देन एवरी 3 मंथ्स। अगर कोई क्लाइंट जो है वो हमारे पास में लिथियम ड्रग्स ले रहा है तो शुरू में हम जो है वो वीकली चेक करेंगे, देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में, जैसे मान लो कोई क्लाइंट जो है वो 2 महीने से 6 महीने से या 8 महीने से या 12 महीने तक जो है वो किसी को लिथियम लेनी पड़ रही है,
ठीक है। तो शुरू शुरू में तो जो है वो हम लिथियम की जो है वो वीकली चेक करेंगे, देन उसके बाद एवरी 3 मंथ्स पे हम जो है वो चेक करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीनल फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन लेवल चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि लिथियम लेवल में जो है वो हमारे पास में, या लिथियम यूजन में जो है वो हमारे पास में रीनल डैमेज होता है। ठीक है, अब रीनल डैमेज हो रहा है तो रीनल कितना डैमेज हो रहा है, कितना हो गया है, तो वो किससे फाइंड आउट होता है? वो हमारे पास में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन लेवल से ही पता चलता है। ठीक है, तो क्रेटिनिन लेवल हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में रीनल फंक्शन जो है वो डिसऑर्डर है। ठीक है, और वो रीनल फंक्शन डिसऑर्डर है। ठीक, तो ये हमारे पास में जो है वो, और उसके टेस्ट हम कब करेंगे दोस्तों? एवरी 3 to 6 मंथ पे किया जाता है। ठीक है, हर 3 से 6 महीने पे जो है वो हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थायराइड फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो हम करते हैं दोस्तों एवरी 6 to 12 मंथ पे जो हम चेक करते हैं, क्योंकि इसमें थायराइड में हमारे पास में हाइपोथायराइडिज्म हो रहा था। ठीक है, तो TSH लेवल चेक करेंगे। देन उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या चेक करते हैं दोस्तों? सोडियम करते हैं, कैल्शियम करते हैं, ये पीरियडिकली चेक करेंगे। ठीक है, हर 10 दिन से, हर 15 दिन से जो हो वो एक टाइम इंटरवल के बाद जो है वो चेक करेंगे। देन उसके बाद जो है आता है हमारे पास में ECG, ECG से हमें जो है वो कार्डियक रिस्पॉन्स के बारे में जो है वो पता चलेगा। ये बेसलाइन या शुरुआती स्टेज में जो है हम करते हैं, तो ये हमारे पास में जो है फ्रीक्वेंसी कब कब करते हैं, कौन कौन सा लेवल कब कब किया जाता है, उसके बारे में था। मेन चीज थी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीरम लिथियम, और हमारे पास में रीनल फंक्शन टेस्ट, ये जो है वो करते हैं। तो दोस्तों ये लिथियम शुरुआत में जो है वो वीकली किया जाता है, देन एवरी 3 मंथ्स पे जो है वो हम करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में लिथियम ले रहा है या लिथियम जो है वो थेरेपी पे है, तो उसमें हमारे पास में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो सबसे पहले हमारे पास बनती है बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी। जब भी किसी भी क्लाइंट की जो है वो आप लिथियम ड्रग्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या लिथियम जो है वो किसी को शुरू कर रहे हो, तो उसमें बिफोर स्टार्टिंग हम क्या करेंगे? ठीक है, देन उसके बाद जब स्टार्ट होगी तो हमारे पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो दोनों को अलग अलग लेंगे। तो दोस्तों जब भी आप किसी क्लाइंट की जो है वो स्टार्ट करते हो, लिथियम थेरेपी स्टार्ट करते हो, तो उसमें हमारे पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चेक रीनल फंक्शन, थायराइड फंक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। क्यों रीनल फंक्शन? क्यों? क्योंकि दोस्तों जो लिथियम हम लेते हैं, तो लिथियम जो हमारे पास में बच जाती है, या लिथियम का जो वेस्ट चीजें बच गई, वो हमारे पास में बॉडी से बाहर जो है वो एक ही कंडीशन में हम निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रीनल फंक्शन प्रॉपर होगा। तो अगर रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा या रीनल सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो लिथियम को बाहर निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो रीनल फंक्शन जो है वो चेक करेंगे। देन थायराइड फंक्शन, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों लिथियम जब हम देंगे तो क्लाइंट हाइपोथायराइडिज्म में जा सकता है। तो अगर कोई क्लाइंट पहले से ही हाइपोथायराइडिज्म में है, ठीक है, तो थायराइड फंक्शन देखेंगे। थायराइड फंक्शन देखेंगे तो हमें क्या चीज मिलती है? या तो हाइपर मिलेगा, ठीक है, या फिर जो है वो नॉर्मल मिलेगा, या फिर हाइपो मिलेगा। यही तो कंडीशन मिल सकती है भाई। किसी का भी हम थायराइड फंक्शन देखते हैं, थायराइड की जो है वो कार्य देखेंगे, तो दोस्तों हाइपर हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल हो सकता है और हाइपो हो सकता है। तीन ही कंडीशन आएगी। ठीक, तो हाइपर होगी तो भी हम लिथियम दे सकते हैं, नॉर्मल होगी तो भी दे सकते हैं, हाइपो में हम लिथियम बड़े सावधानी के साथ देते हैं, क्योंकि ये जो है वो और हाइपोथायरिज्म जो है वो करवाता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करके हम देंगे, जिसमें हमारे पास में बेसिकली जो है वो सोडियम एंड कैल्शियम लेवल आता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेक पेशेंट हिस्ट्री। पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि वो प्रेगनेंसी तो नहीं है, वो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर तो नहीं है, उसके अंदर कोई कार्डियक डिजीज तो नहीं है, पहले से कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो नहीं है। तो वो सारी चीजें हम चेक करेंगे, यानी कि चेक पेशेंट हिस्ट्री जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट, एजुकेट पेशेंट अबाउट नेरो थेराप्यूटिक रेंज। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में पेशेंट को जो है वो एजुकेट करेंगे, और एजुकेट करके बताएंगे कि दोस्तों इसकी थेराप्यूटिक रेंज जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो कि हमारे पास में 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ठीक है, तो इस रेंज का ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे ये 1.5 पे पहुंच गया या 2 पे पहुंच गया, तो क्लाइंट को तो लगेगा कि यार ये तो जो हो थोड़ा सा ही तो बड़ा है, उसमें क्या दिक्कत है, और वो भी मिली इक्विवेलेंट। आप जैसे मान लो किसी का नॉर्मल हम हीमोग्लोबिन की बात करें,
ठीक है। या हम और चीजों को छोड़ो, नॉर्मल हम प्लेटलेट की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितनी होती है, 1.5 से लेके 4 लाख होती है, इतनी होती है। अब ये हमारे पास में 4 लाख होती है, तो ये हमारे पास में अगर थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है, 1.2 लाख हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 कम होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम सोचेंगे कि ये तो 1.2 से लेके 2 तक ही पहुंचा है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये भाई लिथियम है। यहां छोटी से छोटी, माइक्रो से माइक्रो ड्रग्स का भी जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, तो वो चीज जो है वो पहले से क्लाइंट को बताएंगे इसकी थेराप्यूटिक रेंज के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में ड्यूरिंग थेरेपी। किसी को लिथियम थेरेपी स्टार्ट हो चुकी है, देन उसके बाद जो है वो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपको पता ही है दोस्तों, उसमें हम रीनल फंक्शन देखते हैं, उसमें हम कार्डियक फंक्शन देखते हैं, उसमें हम थायराइड फंक्शन देखते हैं, देन कोई भी टॉक्सिसिटी का साइन है वो हम देखते हैं, देन सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम ड्यूरिंग थेरेपी जो है वो देखते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में मॉनिटर लिथियम लेवल एज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो भी लिथियम लेवल है, वो जो भी लिथियम लेवल जो है प्रिस्क्राइब किया गया वो हम जो है वो मॉनिटर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एनकरेज एडुकेट फ्लूइड इंटेक, यानी कि नॉर्मल जो है वो आप फ्लूइड इंटेक लोगे, कम से कम 2 से 3 लीटर पर डे जो है वो आप फ्लूइड लोगे, ठीक है। तो उसको एनकरेज करेंगे कि जब भी आप लिथियम ड्रग्स ले रहे हो, ठीक है, तो पानी जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर पर डे जो हो पानी पीना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास में एक्सेसिव लिथियम था वो किडनी के द्वारा बाहर भी तो निकालना है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, तो वो चीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडवाइस, ठीक है, एडवाइस नॉर्मल साल्ट इंटेक, यानी कि नॉर्मल जो है वो साल्ट इंटेक लोगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सोडियम के अफेक्ट जो है वो हमारे पास में लिथियम एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, यानी कि सोडियम जो है वो अफेक्टेड होता है लिथियम की वजह से। नेक्स्ट, वॉच फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, किस जो भी हमारे पास में लिथियम टॉक्सिसिटी होता है उसके साइन को जो है वो आप देखोगे, यानी कि ट्रिमर्स है, वोमिटिंग है, कंफ्यूजन है, इनको जो है वो आप देखोगे। वॉच फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के जो भी साइन है उसको जो है वो आप वॉच करोगे, भाई ट्रिमर्स तो नहीं आ रहे हैं, या वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, या कोई किसी प्रकार का वो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, उन सबको आप देखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिपोर्ट इफ पेशेंट इज वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड ऑन डायूरेटिक, ठीक है, रिपोर्ट करोगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि अगर किसी क्लाइंट को जो है वो लिथियम के टाइम पे वोमिटिंग हो रही है, क्लाइंट जो है वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है या ऑन डायूरेटिक पे, तो आप इमीडिएटली जो है वो अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करोगे। क्यों करोगे दोस्तों? अगर वॉमिटिंग है तो ऑलरेडी फ्लूइड कम हो गया, फ्लूइड कम हो गया, हाइपोवोलेमिक की कंडीशन आ गई है, तो किडनी से जो है वो फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, लिथियम बाहर नहीं निकलेगा। डिहाइड्रेटेड है तो लिथियम का जो है वो डिपोजिशन होगा, और कोई भी क्लाइंट डायूरेसिस की कंडीशन पे है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप रिपोर्ट करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पेशेंट एजुकेशन। जो भी क्लाइंट जो है वो लिथियम थेरेपी ले रहा है या लिथियम जो है वो ड्रग्स ले रहा है, तो उसमें हमारे पास में दोस्तों पेशेंट के लिए क्या एजुकेशन रहेगी, पेशेंट को हम जो है वो क्या बताएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, टेक लिथियम एट द सेम टाइम। अगर मान के चलिए किसी पेशेंट को जो है वो एक ही टाइम पे मेडिसिन लेनी है, क्या है, किसी पेशेंट को ओडी लिखी हुई है, मतलब दिन में एक बार लेना है, तो आज उसने सुबह ले ली, कल उसने शाम को ले ली, फिर उसने परसों दोपहर को ले ली, तो उसको यही बताना है कि जो मेडिसिन ले रहे हो लिथियम की वो एक सेम टाइम पे लोगे, डेली फिक्स कर लोगे। जैसे सुबह 10 बजे लेना है तो 10 बजे ही लोगे, ठीक है, शाम को लेना है तो शाम को ही लोगे। ऐसा नहीं है आज सोमवार को शाम को ले ली, देन मंगलवार को सुबह ले ली। तो दोस्तों जैसे सपोज करो सोमवार को उसने जो है वो ड्रग्स ले ली सुबह जल्दी, देन उसके बाद मंगलवार को उसने ली शाम को, ठीक है, और बुधवार को उसने फिर सुबह ले ली, तो दोस्तों मंगलवार और बुधवार के बीच में तो बहुत कम टाइम बचा, तो ये तो टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है। और जो हमारे पास में सोमवार और मंगलवार के बीच में उसने जो ड्रग्स ली है उसके बीच में टाइम ज्यादा बच गया, तो उसको स्पेशली जो है बताना है कि जो लिथियम आप ड्रग्स ले रहे हो वो सेम टाइम पे लोगे, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो, ठीक है। अगर सुबह शाम ले रहे हो तो सुबह शाम ही लेना है, अगर एक टाइम लेना है तो उसको आप जो है वो फिक्स करोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डोंट स्टॉप मेडिकेशन सडनली, ठीक है, कभी भी सडनली जो है वो दवाई को आपको स्टॉप करना है। जैसे लिथियम आप 2 महीने से ले रहे हो, 4 महीने से ले रहे हो, सडनली आपने बंद कर दिया, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल सडनली आप जो है वो बंद नहीं करोगे। नेक्स्ट, अवॉइड एक्सेसिव कैफीन और एल्कोहल।
बहुत ज्यादा जो है वो अल्कोहल और बहुत ज्यादा कैफीन, जो कि कॉफी में प्रेजेंट होता है, अल्कोहल आपको पता ही है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल या बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो कैफीन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन या बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो अल्कोहल नहीं लेना है। नेक्स्ट, डोंट टेक NSAID। ठीक है, मतलब NSAID ड्रग्स जस्ट लाइक एस्प्रिन और डायूरेटिक्स जो है वो नहीं लेनी है जब तक कि अप्रूवल नहीं किया गया। तो NSAID ड्रग्स और डायूरेटिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में लैसिक्स, वो चीजें जो है वो आपको नहीं लेनी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नोटिफाई डॉक्टर इफ सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी अपीयर। जो भी टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स थे, जैसे ट्रिमर्स आना, ये सारी चीजें, तो जो भी हमारे पास में टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स थे, अगर वो चीज आ रही है तो आप इमीडिएटली जो है वो नोटिफाई करोगे डॉक्टर्स को। अगर किसी को ट्रिमर्स आ रहे हैं, देन हाइपोटेंशन कंडीशन आ रहा, तो आप इमीडिएटली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो इन्फॉर्म करोगे। ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हम नर्स जो है वो हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लिथियम इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लिथियम ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो प्रोहिबिटेड होती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम ले लेंगे। तो दोस्तों प्रेगनेंसी कैटेगरी डी, ठीक है, प्रेगनेंसी कैटेगरी को जो है वो डी के अंदर जो है वो डाला गया है। ये बेसिकली आपके लेवल की चीज नहीं है कि कौन सी लेवल के अंदर जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जो है वो डाला गया है। आपको कैटेगरी डी के अंदर ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी को जो है वो कैटेगरी डी के अंदर जो है वो डाला गया है। देन एसोसिएटेड विथ एसबिटेंस एनोमलीज कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली मैंने एसबिटेंस एनोमलीज के बारे में जो है वो कंजेनाइटल हार्ट फेलियर जब बताया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अंदर बेसिकली जो है वो हमारे पास में जो हार्ट की जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जो है हमारे पास में इनलार्ज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली कंजेनाइटल जो है वो हार्ट डिफेक्ट होता है। देन उसके बाद अवॉइड लिथियम स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर लिथियम ले रहे हैं तो स्पेशली जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, लिथियम को जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए। एंड नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो इसको रिकमेंडेड नहीं करते, नहीं प्रेगनेंसी के अंदर करते हैं, नहीं जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिल्क के द्वारा ये बच्चे को हार्मफुल इफेक्ट दर्शा सकता है और प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर जाता है। तो जहां तक हो सके तब तक प्रेगनेंसी कंडीशन में और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो है वो हमारे पास में लिथियम को जो है वो प्रोहिबिटेड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देन ये टॉपिक जो है वो हमारे पास में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट फटाफट जो है रिवीजन कर लेंगे। वैसे तो आपको सारी चीज पड़ी हुई है, लेकिन एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट बताता हूं वो तो आपको याद होनी चाहिए। उसमें तो मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो लिथियम इज ए ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, मैंने वहां पे भी इंपॉर्टेंट बताया था। अब ये तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ही है। ठीक है, तो दोस्तों लिथियम जो है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके अंदर? बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो है वो हमारे पास में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक रेंज की बात करें तो इसकी थेराप्यूटिक रेंज होती है 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो हमारे पास में क्रिएटिनिन लेवल है उसकी भी इतनी होती है 0.6 से लेके 1.2, लेकिन वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी क्या होती है दोस्तों? ट्रिमर है, जीआई अपसेट है। तो अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लिथियम ले रहा है तो उसके अंदर अगर टॉक्सिसिटी होती है तो ट्रेमर्स देखने को मिलेगा और गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एबिस्टेन एनोमली जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर जो है वो डिसऑर्डर है, इज एसोसिएटेड विथ लिथियम एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर जैसे ही मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में और ब्रेस्ट फीडिंग के कंडीशन में जो है वो लिथियम को यूज नहीं लेते हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी की कंडीशन में लिथियम को यूज में लिया है तो वहां हमें जो है वो एब्स्टेन एनोमली जो है वो देखने को मिलेगी, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर मिलेगा जो कि कंजेनाइटल जो है वो होता है। एंड लिथियम कोजेज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, ये नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो
कोज करता है। अब ये नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने जो है वो बता रखा है। फटाफट जो है मैं 1 मिनट के अंदर शॉर्ट जरूर बता दूंगा, बाकी पूरा डिटेल में 1 घंटे की क्लास मैंने डायबिटिक इंसिपिडस की जो है 193 या 192 की बुलेट सीरीज के अंदर लिया है। तो दोस्तों जो हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास में सेंट्रल और दूसरा होता है हमारे पास में नेफ्रोजेनिक। ठीक है, अब बेसिकली आपको मोटा मोटी पता ही है कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे पास में एडीएच की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और उस एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, पोलीयूरिया हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, पोलीयूरिया की जो है वो कंडीशन आ जाती है, यूरिन जो है वो ज्यादा बाहर निकलेगा। ठीक है, यूरिन की क्वांटिटी बाहर निकल जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती है। अब सेंट्रल जो है वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में तो क्या होगा दोस्तों, रियली जो है वो हमारे पास में एडीएच की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, एडीएच जो है वो डिक्रीज होगा, एडीएच डिक्रीज होगा तो यूरिन जो है वो रीएब्जॉर्वेशन नहीं होगा, तो यूरिन का जो है वो रीएब्जॉर्वेशन जो है वो नहीं होता है। और फाइनली क्या होगा दोस्तों, फाइनली जो है वो पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, पोलीयूरिया जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है। देन नेफ्रोजेनिक में क्या होता है दोस्तों, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है दोस्तों, एडीएच तो नॉर्मल सीक्रेट हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस टू एडीएच, रेजिस्टेंस टू एडीएच जो हमारे पास में नेफ्रॉन्स है, ठीक है, वो एडीएच के रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एडीएच के रेजिस्टेंस हो जाएंगे इन द सेंस ये जो हमारे पास में एडीएच है, ठीक है, वो कम सीक्रेट होने लग जाएगा, वो कम सीक्रेट होने लग जाएगा। देन फाइनली जो है हमारे एडीएच नॉर्मल सीक्रेट हो रहा है, लेकिन वो एडीएच सही तरीके से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो चुका है। तो फिर वो फाइनली यूरिन रीएब्जॉर्वेशन कम हो जाएगा, पोलीयूरिया हो जाएगा। मतलब डायबिटीज इंसिपिडस तो इसमें भी होगा, डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम्स इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें तो एडीएच कम आ रहा है जिसकी वजह से होगा। ठीक है, इसमें तो एडीएच कम आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे एडीएच सीक्रेट तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन वो वहां पे वर्क नहीं कर पा रहा, वहां पे रेजिस्टेंस हो चुका उसका लो प्रोफेनली। ठीक है, तो अगर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम देखेंगे तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हमारे पास में सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में तो एडीएच डिक्रीज मिलता है, लेकिन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज में जो है वो हमारे पास में एडीएच जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मिलता है। क्लियर, तो ये हमारे पास में जो है वो दोनों में डिफरेंस था, नेफ्रोजेनिक और सेंट्रल। वैसे मैंने डिटेल से जो है वहां पे करवा रखा है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारे पास में आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी उसके बारे में 2 कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। जो चीज डिफिकल्ट थी उसको हमने किस तरीके से इजी बनाया, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में निकल के आते हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो आपको कैसे लगा। ऑल ओवर क्लास के बारे में जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू।